जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी भाई। जी लेकिन बेटा वो लीज नहीं ना है, वापडा का मीटर आपने लीज नहीं करवाया हुआ, ठीक है, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करा के लगवाया हुआ है, आप बिल यूज करते हैं और वो यूनिट्स यूज करते हैं, आपको बिल आता है, उसको लीज के साथ क्यों जोड़ रहे हो? वैसे वो वेरिएबल एक्सपेंस बन जाता है, ठीक है, सेमी वेरिएबल कहेंगे उसको असल में तो, क्योंकि उसमें अगर लाइन रेंट लग के आ रहा है तो वो फिक्स होता है और यूनिट्स के हिसाब से। ओके वो हाँ ये तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये तीनों के तीनों एडमिन में आ सकते थे, मैंने जरा थोड़ा रश नहीं लगाया इधर, ठीक है, ये इंटरेस्ट सिर्फ इधर रहना, इंटरेस्ट एडमिन सेलिंग में नहीं आएगा, बाकी ये रेंट, राइट ऑफ यूज, ये डेप्रिसिएशन, ये इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कॉस्ट ऑफ सेल में भी हो सकती है, ये रेंट एक्सपेंस शॉर्ट टर्म लीज का इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ सेल में भी हो सकता है, लो वैल्यू एसेट का किधर गया, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ, देखना यह है कि वो एसेट जो आपने लीज में लिया है वो किस डिपार्टमेंट में किस फंक्शन में यूज हो रहा है, जिसमें यूज हो रहा है उसके अंदर जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम सब लीजिंग, मतलब अगर आपने एसेट लीज पर लिया है उसका आप क्या बुक कर रहे होंगे, इंटरेस्ट, लीज पे लिया है ना, लेसी हो ना, लेसी ही लीज पे लिया है तो उसका आप एक्सपेंस बुक कर रहे होंगे, राइट ऑफ यूज वाला है तो रेंट एक्सपेंस, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस, दूसरा लिया हुआ है तो रेंट एक्सपेंस वगैरह, तो एक तरफ आप एक्सपेंस बुक कर रहे हो, अगर आपने वो लीज एसेट आगे किसी को लीज में दे दी तो उससे क्या आएगा, इनकम, वो इनकम डिस्क्लोज करो, अदर इनकम में शो कर देना, इनकम फ्रॉम सब लीज, ठीक है ना। टोटल कैश आउटफ्लो फॉर लेसी या फॉर लीजेस यानी इंस्टॉलमेंट्स, हम बनाते हैं वो नोट, और मैच्योरिटी एनालिसिस बनता है ना, क्या बता रहे होते हैं, कैश फ्लोज ही दिखा रहे होते हैं, कैश फ्लोज, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन, एडिशन इन राइट ऑफ यूज, ये एडिशन हम वो राइट ऑफ यूज के नोट में, कैरिंग अमाउंट ऑफ, बल्कि ये दोनों इकट्ठे कर लेते हैं, कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट, मतलब होता है जिस एसेट की बात हो रही है, ठीक है, तो ये दोनों हम वो राइट ऑफ यूज का नोट बनाते होते थे, बोलो ये दोनों पॉइंट्स वहां पे आ जाएंगे। राइट ऑफ, सेठ साहब क्या मजबूरी ऐसी थी जो आपने 4 लेक्चर्स नहीं लिए थे? हाँ तो ये कोई मजबूरी तो नहीं थी ना, घर चला गया था, हमारा तो घर बार नहीं है ना, बेघर लोग हैं हम, ये आखिरी दिन तक आए सारे जो आज आए बैठे हैं, पास होने वाले ही शक्लें होती हैं जी, सही है और सही है भाई, तो लेसी शैल डिस्क्लोज, ये सारी बातें ओके, तो इसमें से कुछ हम कर रहे थे ऑलरेडी, कुछ आपको समझा दिया कि कैसे प्रेजेंट करना है आपने अगर आ जाए तो, इसकी पिक्चर ले लें जी, इसकी पिक्चर ये काम देगी आपको, ये ई पता नहीं ई नजर आ रहा है कि नहीं बच्चों को, ये ई है, ई सही है जी, मेरे ख्याल में जल्दी जल्दी इसको खत्म करें आप, क्योंकि अब वो करना है, अभी डेटॉल वाला सवाल भी करना है। अच्छा जी, a lessee shall provide disclosure specified in para 53 in a tabular form unless another format is the most appropriate, the amount disclosed shall include cost that a lessee, इसको काट दें जी, कहता है जी टैबुलर फॉर्म में बेहतर लगे तो टैबुलर फॉर्म में कर दो, कोई और अच्छा लगे तो कुछ और तरीके से कर दें, बस ठीक है, ये बीच में पता क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट डिस्क्लोज शैल इंक्लूड कॉस्ट दैट अ लेसी हैज इनकर्ड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ अनदर एसेट ड्यूरिंग, बस छोड़ें इसको, वही वाली बात कि अगर आपने मिसाल इंस्टॉलेशन ऑफ राइट ऑफ यूज में किसी और एसेट को यूज कर लिया है तो उसकी डेफिनेशन ऐड करें, बट छोड़ें, ठीक है, बट ठीक है, काट दे, कह तो रहा हूं। अच्छा जी, लेसी शैल डिस्क्लोज, अब फिर शैल अलग अलग करने लग गया, क्या, वट अमाउंट ऑफ इट्स लीज कमिटमेंट्स फॉर शॉर्ट टर्म लीज अकाउंटेड if portfolio short term to which it committed at the end of is dissimilar to the portfolio, ये समझाता हूं जी आप, वो ये कहता है कि मिसाल के तौर पे आपने आप कार्स लेते हैं शॉर्ट टर्म के ऊपर लीज पे, रूटीन है आपकी, शॉर्ट टर्म के ऊपर आप कार्स लीज पर लेते आ रहे हैं, इस साल के एंड पे आपने कुछ कार्स शॉर्ट टर्म लीज पे ले रखी हैं,
और अगले साल भी आपका इरादा है आप मजीद कारें शॉर्ट टर्म लीज पे लेंगे, तो कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इस वक्त ईयर एंड पर शॉर्ट टर्म लीज में कार्स हैं और आपका इरादा है कि अगले साल आपने प्लांट शॉर्ट टर्म लीज पे लेना है, तो नाउ क्लास हैज बीन चेंज। आपने जो फ्यूचर में इरादा किया है कि आप कोई डिफरेंट क्लास जो है वो शॉर्ट टर्म लीज पे लेने जा रहे हैं, तो उसको क्या कर दें, डिस्क्लोज कर दें। ठीक है, चलें देख लें, पढ़ लें इसको। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आप जबानी हो गया। अ लेसी शैल डिस्क्लोज अमाउंट ऑफ इट्स लीज कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, जो अभी वादा एग्रीमेंट हो गया ना। ऐसे नहीं कि आपने दिमाग में सोचा है, बैठे सोच रहे हैं अगली दफा हम प्लान लेंगे, डिस्क्लोज कर दें। नहीं भाई नहीं, डिस्क्लोज जैसे आप आइए 16 के अंदर आपने पढ़ा था, अगर आपने फ्यूचर में कोई एसेट बाय करने का या कंस्ट्रक्ट करने का एग्रीमेंट कर लिया है, कमिटमेंट है, तो वो शो करो। IAS 40 ने भी ऐसे ही कहा था कि अगर आपने फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय करने की या कंस्ट्रक्ट करने की कमिटमेंट कर ली, एग्रीमेंट वगैरह हो गया आपका, तो यूजर को डिस्क्लोज कर दो। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने इस साल के एंड पे खड़े होकर अगले साल के लिए कोई एग्रीमेंट कर लिया है, अभी वो लीज हुई नहीं है इसलिए जर्नल एंट्री तो हो नहीं सकती, एग्रीमेंट कर लिया है, और एग्रीमेंट क्या किया है, प्लांट्स को मैं लूंगा शॉर्ट टर्म लीज पर। पहले क्या लेते थे शॉर्ट टर्म लीज पर, कारें, अब क्या लेने का इरादा किया है और उसका एग्रीमेंट हो गया, कमिटमेंट हो गई है, तो ये कमिटमेंट क्या कर दो, डिस्क्लोज कर दो। अगर डिसिमिलर है उस पोर्टफोलियो से जो पहले आप शॉर्ट टर्म लीज पे लेते थे, कोई नई चीज आपने कमिट कर ली है, तो आपने उसको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। ठीक है, लेसी शैल डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ लीज कमिटमेंट फॉर शॉर्ट टर्म लीजेस अकाउंटेड इफ the portfolio of short term lease to which it is committed at the end of reporting period is dissimilar to the portfolio of short term leases to which the short term lease expense disclosed। जिसके बारे में ये शॉर्ट टर्म लीज का रेंट एक्सपेंस डिस्क्लोज हुआ है, ये कारें होती थी, कारों की शॉर्ट टर्म लीज का आपने डिस्क्लोजर दिया हुआ था इस साल में। इस साल के एंड में आपने कमिटमेंट की कि अगले साल आपने प्लांट्स, एग्रीमेंट हो गया कि प्लांट्स को भी आप शॉर्ट टर्म लीज पर लेंगे, तो लेसी साहब आप इस बात को अंग्रेजी में लिख के यूजर को बता दें। ठीक है, अब इसकी कोई एग्जांपल नहीं है, इसके बारे में ऐसे साइड पे करके उर्दू लिखें। पहले कारें शॉर्ट टर्म लीज पर, STL लिखना, पहले कारें शॉर्ट टर्म लीज पर लेते थे, अब प्लांट लेने का एग्रीमेंट कर लिया है। ठीक है, तो डिस्क्लोज करना है। ओके, पहले कारें शॉर्ट टर्म लीज पे लेते थे, अब प्लांट लीज पर लेने का इरादा कर लिया। सही है, इसकी और क्या एग्जांपल देनी, बस ये ऐसे ही था, ये है भी ऐसी अंग्रेजी में लिख के बताना होगा। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, शैल डिस्क्लोज, लेसी शैल डिस्क्लोज द फैक्ट। क्या फैक्ट, लेसी शैल डिस्क्लोज द फैक्ट। लेसी ये फैक्ट बताए, क्या फैक्ट बताए, कि उसने शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू एसेट लीज के लिए रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन यूज की है। आपको कहा था क्या ऑप्शन है, कहा था ना, यही कहीं नहीं किया था, कहीं और लिखा था। खैर, अब क्या कहा था जी, लेसी के पास ऑप्शन आ जाता है सिंप्लीफाइड अप्रोच का, कब, जब शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू। अब ऑप्शन है ना, सिलेक्ट करना है या नहीं करना आपकी मर्जी है। अगर आपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है और आपने रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन ऑप्ट कर ली है, आप राइट ऑफ यूज लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, तो ये बता दो। ठीक है, ये फैक्ट बता दो, बस इतनी सी बात है, कोई एडी लंबी गल नहीं। अ लेसी that accounts for short term lease or lease of low value asset using recognition exemption shall disclose the fact। बता दे। ओके, और सही है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, आगे कहता है, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल बना लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे आपने एक एसेट लिया है लीज पर, पहले ये देख लेना, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको वो इजीली समझ आ जाएगा। वैसे तो आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन IAS 16 IAS 40 ले आया बीच में, तो हम जरा ऐसे एग्जांपल बना लेते हैं। एसेट आपने ऑब्टेन किया ऑन लीज, ठीक है जी, बस ये आखिरी बात है, इंशाल्लाह इसके बाद हम शुरू करने लगे हैं अपना वो छोड़ा हुआ काम, आखिरी दिन जो छोड़ा था। ठीक है, एसेट ऑब्टेन ऑन लीज, अगर मिसाल के तौर पे आपने एक एसेट जो है वो बिल्डिंग ली है लीज पर, ठीक है जी, और आपने ये बिल्डिंग लीज पर लेकर इसको आगे
फर्दर रेंट आउट कर दिया है, तो फिर इस बिल्डिंग पर क्या लगाओगे? जी हाँ, अप्लाई IAS 40 ऑन दिस बिल्डिंग। मतलब आपकी हेड लीज तो अपनी जगह चलेगी ना, वो तो लीज का अरेंजमेंट है, वो तो राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट हुई है। लेकिन अगर आपने इसको बिल्डिंग को आगे मजीद रेंट आउट कर दिया है तो आपने क्या लगाना है? IAS 40, यानी कि इस बिल्डिंग को आपने वो राइट ऑफ यूज की बजाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहना है। यानी वो पहले बता रहे थे ना, आपको एक दिन पहले पढ़ा था कि आपने ये देखना है कि ये एसेट आगे किस इस्तेमाल में आ रहा है, जिस इस्तेमाल में आ रहा है उस तरह से ट्रीट करोगे। ठीक है, तो बिल्कुल वो सारी बातें तो वैसे ही हैं। ठीक है, अप्लाई करो IAS 40, जब कह दिया IAS 40 अप्लाई करो तो फिर IAS 40 सारे का सारा अप्लाई होता है। मिसाल के तौर पे आपने लीज पर लिया, मैं पूरी बात वहां से पढ़ाता भी हूँ, फिर पूरी करते हैं। फिलहाल आपने एक प्लांट लीज करा लिया, ठीक है जी। इस प्लांट से आपने इसको फर्दर रेंट आउट नहीं किया, बल्कि इससे आपने क्या किया है? इससे आपने यूनिट्स प्रोडक्शन की है। तो ये तो आपके अपने यूज में है। आपके अपने यूज में कोई भी एसेट हो, आप उस पर क्या अप्लाई किया करते हो? तो वो बेसिकली जो राइट ऑफ यूज है ना, जिसके बारे में कहते थे कि वो देखो कि एसेट का इस्तेमाल किस तरह का है, जो इस्तेमाल है उसी हिसाब से उसके रिलेटेड रेलेवेंट IFRS लगा दो। तो यहां पर क्या होगा? अगर यूनिट्स प्रोडक्शन की है तो IAS 16 अप्लाई करो। IAS 16 अप्लाई करने का मतलब क्या है? IAS 16 अप्लाई करने का मतलब ये है कि आप कॉस्ट मॉडल पे जा सकते हो या, ठीक है। और इसी तरह IAS 40 के बारे में भी यही है, रीवैल्यूएशन मॉडल। इतनी बातें शायद यहां लिखी नहीं, बस मैं तो वैसे आगे बढ़ाता जा रहा हूं। इसको तो मिटाए ना, जब 20 आ गया तो 19 होकर ही 20 आया होगा ना। ये वैसे इसको नीचे कर दे, क्योंकि ये कल भी तो इसको दोबारा पढ़ाना है। प्रेजेंटेशन वाली बात थी ना, कल बचत हो जाएगी जरा जी। ओह, ये उधर ही रह गया। तुम तो जाओ ली। अप्लाई IAS 40 का मतलब क्या है? यहां पर भी ऐसे ही होगा। अगर आपने IAS 40 अप्लाई किया है तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इस बिल्डिंग की आप फेयर वैल्यू मॉडल पे भी कर सकते हैं और कॉस्ट मॉडल पे भी, ठीक है। लेकिन इस लेवल तक कहानी जाती कोई नहीं है, बस ये थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकली तो आपने देख लिया है किस हद तक सवाल आते हैं, अभी मजीद देख भी लेंगे आप। सॉरी, फेयर वैल्यू। तो जो 4 दिन की आपने क्लास छोड़ी थी ना भाई, असल तो वही क्लास थी। हाँ, तो सारे भाई पिछले आखिरी 4 दिनों में हमने क्या कुछ नहीं कर दिया। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हमने किया, हमने तो तुम सर पकड़ के बैठे हो, अब तो जाके कर लो भाई आज इसको। अच्छा जी, ये पिक्चर ले लें जी, कि पहले पढ़ना चाहेंगे? पहले पढ़ लेते हैं, चलें पहले पढ़ें। इफ राइट ऑफ यूज एसेट मीट डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, lessee shall apply the disclosure requirements of IAS 40। डिस्क्लोजर रिक्वायर बेसिकली मैंने ये कहा कि इस तरह से चल सकता है, लेकिन अगली बात क्या है? जैसे PPE का, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाते थे ना, राइट ऑफ यूज का नोट उस तरह का बनेगा, ये कह रहा है वो, ठीक है। और अगली बात, इफ लेसी मेजर्स राइट ऑफ यूज एट रीवैल्यूड अप्लाइंग IAS 16, तो फिर लेसी शेल डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय IAS 16 फॉर राइट ऑफ यूज एसेट। मतलब जो राइट ऑफ यूज है ना, बेसिकली क्या था? एसेट जब किया आपने ऑब्टेन लीज पर, तो आप एंट्री के लेसी है ना, लेसी है, अभी तक लेसी की कहानी चल रही है ना। राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, लीज लायबिलिटी तो क्रेडिट हो गई, वो तो अलग चलेगी अपने हिसाब से। ये जो राइट ऑफ यूज है, इसको कैसे प्रेजेंट करना है? हमने IAS 16 की तरह से प्रेजेंट किया था इसको, ठीक है। IAS 16 की तरह से नोट बनाया था। वो कह रहा है अगर ये IAS 16 की तरह का है तो IAS 16 वाले डिस्क्लोजर्स बना दो, चाहे कॉस्ट मॉडल है चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल है, सारा कुछ सेम वही अप्लाई होगा IAS 16 पूरे का पूरा। और अगर ये आपने कोई प्रॉपर्टी टाइप चीज ली थी जो आगे लीज पर दी है, तो IAS 40 अप्लाई कर देना, ठीक है। ये 2 लाइनें लिखी, ओके। और आखिरी पॉइंट है मैच्योरिटी एनालिसिस बना देना, ठीक है। लेसी शेल डिस्क्लोज, यानी मैच्योरिटी एनालिसिस ने बनाना है, ठीक है ना। मैच्योरिटी एनालिसिस बनाओ, लेसी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज क्या? मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ लीज लायबिलिटी फॉर फ्यूचर पेमेंट्स, फॉर फ्यूचर। हम अपने साल के आखिरी पेमेंट की लाइन लगाते थे और कहते थे लेस देन 1, 1 साल के अंदर अंदर, ये रेंट के बाद 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर, याद आ रहा है, ठीक है। विदाउट डिस्काउंटिंग, मतलब
अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज देते थे ना, ठीक है। लेसी यूजेस इट्स जजमेंट टू डिटरमिन एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ टाइम बैंड्स। ये टाइम बैंड्स, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ टाइम बैंड्स का मतलब क्या है? ये यूं भी होता है जी, हमने लिखा था लेस देन 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years, 3 to 4 years, and more than 4 to 5 years and more than। ठीक है जी, ये हम टाइम बैंड ये वाला बनाते आए हैं। इत्तेफाक से आज तक कभी पूरा बना नहीं, लेकिन ये टाइम बैंड बनाया था हमने, ऐसे ही है। एक ऑप्शन और भी स्टैंडर्ड देता है, कहता है यूं लिखो, लेस देन 1 year, फिर 1 to 5 years और मोर देन 5। ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपने ये नहीं लगाना। आपको जिसकी आदत पड़ी है वही लगाएं। कभी 5 साल तक गया भी है काम? नहीं ना गया अभी तक, एक दो का सवाल के अलावा को प्रैक्टिस में। तो जिसकी आदत पड़ी हुई है, ये आसान है, इसको लाइन लगा के पकड़ना आसान है, इसके अंदर गलती के चांसेस ज़रा बढ़ जाते हैं, तो ये काम आपने नहीं करना, ठीक है। ओके, जो आपको आदत है बस वही करना है। बस आपको ये बताया कि उसने लिखा क्या हुआ था, अपनी जजमेंट लगा लो और अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ टाइम बैंड्स हो, लेकिन इससे आगे की बात को नहीं की हुई उसने। यानी कि 5 साल से ऊपर वालों को हमेशा मोर देन 5 में डाला जाता है। अब ये आपने इस तरह से करना है या आपने इस तरह से करना है, आपकी मर्जी। लेसी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज मैच्योरिटी एनालिसिस, ठीक है, ऑफ लीज लायबिलिटी फ्यूचर पेमेंट्स जो कि अनडिस्काउंटेड हो, और लेसी यूज करे अपनी जजमेंट टू डिटरमिन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ। आपकी जजमेंट जो कहती है आप वो कर लें। टाइम बैंड ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मशवरा कि आप ये वाला बनाएं जो आपको आदत है, ठीक है। इसकी पिक्चर ले लें, जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर लें, लेकिन जल्दी कर लें। बस ये कहानी अब यहाँ ख़त्म करते हैं। जी बेटा, क्या कह रहा है? इकट्ठा आ जाए, चलो। चलिए जी, अब बस करें, अब बहुत हो गई। माजरत चाहता हूँ भाई, थके हुए भी थे आप लोग और ये सब आपको बर्दाश्त करना पड़ा, कोई बात नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट थी ये क्लास, अब आपने देख ही लिया। लेकिन ये चलो फ़ायदा था कि चलो जो आज घर पे भी बैठ के ले लेंगे रात को, थोड़ा ये कि उनका कल वाली क्लास से ज़्यादा ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन अब जो बात शुरू होने लगी है, ये क्योंकि पहले से चली आ रही है और अब कॉन्टीन्यूटी में काम चल रहा है, ये आगे भी चलेगी। शुरू करें जी काम। कोई एक पिक्चर वाला हो तो इसको, मेरे को नजर तो कुछ नहीं आना वैसे, वो भी कह सकते। प्रेजेंटेशन भी ऐसे, वो तो ऐसे 5-7 मिनट में हो जानी है, लेकिन अब बहुत होगी ना, मैं खुद अब बोर हो रहा हूँ। अगर मेरिकल करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन जो बात शुरू की थी इंशाल्लाह करेंगे। बाकी भी बहुत सारी थेरी है इसमें, छोड़ना कुछ नहीं है इंशाल्लाह। हमने एक एक लफ्ज़ को ना पढ़ के ही आगे जाना है, लेकिन वो तरतीब ये रहेगी कि इकट्ठी। अब देखो ना, जैसे आज भी कोशिश की है कि थेरी ऐसे हो कि जैसे थेरी नहीं है, गपशप लगती रही, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल्स के साथ चला चलू के काम चलाया, ठीक है ना। लेकिन उसमें यह है कि थोड़ा सा थेरी तोड़ तोड़ के पढ़ते रहेंगे, साथ साथ मेडिकल करते रहेंगे, ताकि ये हाजमा चलता रहे, वरना तो फिर यही हिसाब होता है। आज तो थोड़े से बच्चे थे मैंने जगा लिए, ज़्यादा बच्चों में जो सो जाए वो सो भी जाते हैं। अच्छा जी, कल टेस्ट होगा ना, क्यों नहीं होगा? सारी लीज तो आपने पढ़ ली है। टेस्ट हमेशा होता है बेटा, टेस्ट कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं होता। अच्छा जी, कौन से 90 समथिंग पे सवाल थे? 95 पे, 95 पे आए जल्दी से। अभी तक हमने क्या कर लिया जी? रिवीजन कर ली, डिस्क्लोजर ऑफ लेसी कर लिए, प्रेजेंटेशन, ओ सॉरी प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। उसके बाद 32 34 देखना है। 32 में कोई मसला तो नहीं है आपको, और डिटोल वाला सवाल करना है। आप पास पेपर 6 जरा पेज 147 पास पेपर 6 गावा लिमिटेड
इसको ज़रा होमवर्क में करके आइएगा, मैं भूल ना जाऊं बाद में। उसके बाद मैं आज का काम शुरू करता हूँ। पास पेपर 6 पेज 147। मैं तो बहुत कुछ सोच के आया था लेकिन डिस्क्लोजर्स बहुत टाइम ले गए, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हो गए। अब 7 स्टैंडर्ड्स नहीं जाने सर, क्या याद करेंगे भाई? इनमें कोई बात याद करने वाली थी? इंसाफ की बात करो, आपको पता है सब, क्या आपको पता नहीं है? बस ये बताना था सॉरी, आपको ये बताना था कि आपको पता है, आपको यही पता नहीं है कि आपको पता था। तो बस ऐसे ही याद रखना है। जैसे आपको ये सफ़ा आ गया सामने, एक सफ़े आप भी ये नोट कर लें, ठीक है? जब भी आप लीज की रिवीजन करें, इस सफ़े को ऐसे ही बस एक दफ़ा रीड करना है आपने। बेशक ये चीज़ रीड कर लें, एक नज़र उस पर मारनी, बस दैट्स इट, ठीक है? याद करने नहीं बैठ जाना, रटे रुटे को नहीं लगाने, बस याद रखना है। ओके, अच्छा जी, पास पेपर 6 आपको दे दिया मैंने। गावा लिमिटेड, गावा लीजिंग लिमिटेड, ऐसे ही है भाई। देखो आज के बाद ना, आज से ही ऑनवर्ड्स, अब चूंकि हम सारा कुछ ही पढ़ चुके हैं, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है सिवाय कुछ थ्योरी के और सिवाय सवालों को जरा मुश्किल करके चेक करने के। बस मैंने यूजीआरबी मैन्युफैक्चरर डीलर में नहीं डाला, कल डाल देना, इसलिए आज आपके पास आखिरी चांस है, ठीक है? आपने सबसे पहले क्लास जो है वो संडे वाली छोड़ देनी है, वो एंड में लेनी है, ठीक है? वैसे तो आज वो यूज हो रही है, ठीक है? सैटरडे फ्राइडे सैटरडे सबसे पहले लें, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप आज ही ले लें क्लास, और सैटरडे वाली ये संडे वाली सुबह आने से पहले ले लीजिए, ठीक है? लेनी होगी। अच्छा, तो मैं आज कर रहा था कि हमने आप बस चीज़ों को डिफरेंट पास पेपर्स ही करने हैं कॉन्सेप्चुअली। सिर्फ एक चीज़ अभी मेरी तरफ पेंडिंग है, को थोड़ी बहुत थ्योरी जो ऐसे डिस्क्लोजर ऑफ लेसर रह गए हों, इस तरह की कोई चीज़, डेफिनेशन वगैरह, आईडीसी पढ़ाना है, होती क्या है, ट्रीटमेंट सिखा दिए ना, छोटी मोटी चीज़ें। आईडीसी लेसर के अंदर, फाइनेंस लीज के अंदर ट्रीटमेंट नहीं सिखाया, ऐसी चीज़ें छोटी छोटी रहती हैं। रेंटल्स मिस कर देगा सवालों में, मिसिंग रेंटल्स निकालने का तरीका वो हमने सीखना है, इस तरह की चीज़ें हमने सीखनी है। वरना लीज यही थी, लेसी की 2 तरह की लीजेस होती हैं और लेसर की 2 तरह की लीजेस होती हैं, बस। फिर लेसर 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल और दूसरा मैन्युफैक्चरर डीलर, ठीक है? सही है ना? चलो, बात हमने शुरू की थी मिसिंग रेंटल्स वाली, सॉरी मिसिंग रेंटल वाली नहीं, हॉलीडेज वाली। मिसिंग रेंटल तो ये होता है कि सवाल में रेंटल की अमाउंट ही नहीं गिवन। ये भी आएगा इंशाल्लाह परसों या परले दिन की क्लास में, क्योंकि अब ऑनवर्ड्स क्लास के अंदर एक दिन में कुछ ढेर सारी चीजें हुआ करेंगी जो प्रैक्टिस होंगी और 1-2 पॉइंट नए आ जाएंगे। जैसे किसी एक दिन हम सीखेंगे मिसिंग रेंटल कैसे आता है, लेकिन उसके अलावा मुख्तलिफ पास पेपर के सवाल करेंगे, एक लेसी का और होगा, एक लेसर का, दोनों तरह का हो जाएगा। जगा दो भाई को जरा। तो भाई आप आखिरी दिन थे ना भाई, सोए हुए भाई को जगाना जरा। आप आखिरी दिन थे ना, बस वही वाला काम करना है, डेटॉल वाला सवाल करके आए घर से, बस फिर शुक्र है आपको जाग आ जाएगी अभी, ठीक है जी? 32 क्वेश्चन किया था हमने क्लास में, 33 होमवर्क में दिया था, कोई मसला तो नहीं आया? नहीं 33 किया था, सॉरी 31 मैंने कराया था क्लास में, 32 आपको होमवर्क दिया था, कोई मसला इसमें तो नहीं आया? सिर्फ इसमें यह था कि डिफरेंट थे कैश फ्लोज, बाकी तो 1 जैसा ही था। 3 फिर मैंने आपको क्लास में करवाया था, ये देखें, ये चेक करो भाई, चेक करो, रेंटल ही 0-0 हो गए थे। ये हफ्ते वाले दिन हुआ था, इतवार वाले दिन, ये देखो, ओए होए होए, ये सब चीजें हुई थी। तो बच्चों इस सवाल में कोई मसला नहीं है, तो फिर 34 के बारे में बताएं। ये 34 मैं करवा देता हूँ, ठीक है? 35 फिर कल कर लेंगे, ठीक है? 34 आज कर लेते हैं और 35 कल कर लेंगे। 34 के बाद मेरा दिल है डेटॉल वाला सवाल कर लें, ठीक है ना? 35 कराऊंगा तो डेटॉल वाला सवाल रह जाएगा, ठीक है? 34 में भी मैं आपको सिर्फ वर्किंग कर देता हूं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद इसकी एंट्री सोल्यूशन से देख लेंगे जो आपको पता है। मुश्किल वाली एंट्री मैं करवा दूंगा, जो मुश्किल वाली एंट्री होती है, जिस साल में मुश्किल होती है, ठीक है? सवाल पढ़ते हैं 34। जी बेटा, वो क्लास के बाद वो तस्वीर लेनी थी आपने? अच्छा, वो बाद में पूछ लेना, अभी ये सवाल तो कहाँ से निकल के कहाँ पहुंच गए हम, ठीक है? अब हमारी कैसेट बदल चुकी है जी। तो अ कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज, भाई ये मैं करवाऊंगा, 35 भी करवाऊंगा। 34 मुझे लगता है कि 35 से मुश्किल है, सिर्फ 35 में एडवांस है, करवाऊंगा ये सवाल भी, लेकिन कल, ठीक है? आज जरा ये कर लें क्योंकि इससे मिलता जुलता डिटॉल है, ये दोनों क्लियर हो जाए, साइड पे हो जाए, तो जरा जो छुट्टी वाले वो भी आ जाएंगे, तो कल क्लास के स्टार्ट में सबसे पहले ये करवा दूंगा आपको, ठीक है? वैसे भी देख लेते हैं, छोटा सा डिस्कशन मार ले। डी कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन 1 जुलाई 2015। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज। लीज टर्म है 3 साल, डिस्काउंट रेट है 12% पर एनम। अंडर द एग्रीमेंट
क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 60 ईच आर टू बी पेड इन एरियर्स। अब क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स है तो फौरन दिमाग के अंदर क्या लाना है, पर्चे के अंदर ये चीजें हेल्प करती हैं। फौरन दिमाग में क्या लाना है, एक साल में कितने क्वार्टर्स, 2 साल में, और 3 साल में 12 क्वार्टर होने चाहिए। यानी कि अगर क्वार्टरली पेमेंट्स हैं तो 12 पेमेंट्स हो, वो कहता है 10 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब गड़बड़ तो है, ठीक है। अब वो गड़बड़ क्या है, कौन से मिस हैं, वो कहता है पे करने हैं इन एरियर स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च। अब यकम जुलाई से काम शुरू हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर के 3 महीने गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के 6 महीने, 3 महीने और गए, 6 महीने गए, और फिर क्योंकि एरियर वाला सवाल था तो जनवरी फरवरी मार्च भी निकल गया और उसके एंड पर पहला किराया आया, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं वर्किंग 1 और वर्किंग 2, सिर्फ स्टार्ट कर देता हूं आपको, फिर हम अमाउंट स्केड्यूल भी वहीं से देख लेंगे और एंट्रीज में वहीं से करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले वर्किंग 1, लेसी का सवाल है जी। 0 प्लस 0 प्लस 60 है, 60 प्लस 60, 1 साल हो गया। 0 नहीं, 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, ऐसे नहीं लिखते आप, नहीं तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। पर्चे में तो आप 60 × 10 करेंगे, 600, ठीक है ना। तीसरा साल तो टोटल कितना बन गया, पर्चे में ऐसे नहीं करना, तो आपको समझाने के लिए किया, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालनी है, तो सबसे पहले मैंने कहा था पर्चे के अंदर भी आप ये कर लिया करें, डेट और इंस्टॉलमेंट। अगला काम बेशक ना करें, जगह भी छोड़नी थी, बस बाद में देख लेते हैं जी। अब शुरू कब हो रही है लीज, यकम जुलाई 15 पे, और क्वार्टरली पेमेंट्स हैं तो जुलाई अगस्त 30 9 15, फिर सितंबर गया, अक्टूबर नवंबर, फिर 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 मैनू ब्रेक लगा देना, फिर कोई नहीं, ब्रेक लगन लगी, थोड़ा तंग तंग करें। फिर 30 जून 17, फिर भी चुप हो गई आपकी तो अब जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 साल पूरे हो गए। 0 और नहीं, ये तो स्टार्ट है ना, 0 0 60 60 60 60 60। अब ये काम तो करना ही होता है, तो ये बना लो पहले। अब क्या सिखाया था आपको, एनवीटी का फॉर्मूला लगेगा, बोलो, लेकिन एनवीटी का फॉर्मूला करेगा क्या, इन सारे कैश फ्लोस को एक पीरियड पीछे लाकर छोड़ देगा, और वो होगा 31 दिसंबर 15। अब सवाल के अंदर हमें रेट एनुअल गिवन था, रेट एनुअल ही होता है नॉर्मली, इंटरेस्ट रेट, लेकिन हमारी इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली है तो हमने रेट को भी क्वार्टरली कर लेना, ठीक है। मशवरा मेरा हमेशा यही रहेगा कि 12% को 3/12 इंटू 3 करना, ताकि कभी 2 महीने वाला है तब भी वो आराम से लिख सके। बहरहाल यहां पे आपने लिखा 12% है ये जनाब, डिवाइड बाय 12 इंटू 3 करेंगे तो कितना आता है, बोलो, ठीक है। ये 3% हमारा रेट आ डन है, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं जी। जी बेटा बताएं, पेमेंट कम है, आप लोगों ने लिखवाया नहीं, मुझे कहा एंड होगी 30 जून 2018 जी। बच्चों एनवीटी के फॉर्मूला की खसूसियत क्या है, ये सारी पेमेंट्स को पहली पेमेंट से एक पीरियड पीछे लाकर छोड़ेगा, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका मतलब यहां तक ये आएगा, यहां तक ले आते हैं जी। 60 है इंटू
1 माइनस 1.03 रेस्ट। अब ये 60 कितनी बार आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। -10 डिवाइडेड बाय 0.03, ठीक है जी। जो भी आंसर आना है, ये आंसर पहुंचना है 31 दिसंबर 15 को, ठीक है। हाँ, अब चूंकि क्वार्टरली रेट चल रहा है ना, क्वार्टरली रेट चल रहा है, तो इससे पीछे कितनी दफा 3 महीने, ये 3 महीने का रेट है, तो इस तरह पहुंच गए। इससे पीछे अगर जाना है तो कितनी बार 3 महीने आ रहे हैं? 2 बार, ठीक है, 2 बार। यहां पर हमने क्या लेना है? माइनस में यहां पे जितने 60 आए थे, ऐसे ही है ना। यहां पे जब पहुंच गए हैं, अब एक स्टेप पीछे हमने जंप करना है, ठीक है। तो इस तरह के सवालों में तो हेल्प करता था ये काम। अब एक एक को अगर आप सिंपल डिस्काउंटिंग में लग जाएं, तो अगर सिंपल डिस्काउंट करना होगा ना, तो इसको सीधा इधर, इसको सीधा फिर सीधा इधर लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो वो बड़ा लंबा काम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आ गया, ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू किस दिन की है? ये 31 दिसंबर 15 की प्रेजेंट वैल्यू है। हमने इसको लेकर जाना है, तो अब यहां पर भी 1.0 क्वार्टर चल रहे हैं ना, क्वार्टरली रेट ही लो, 1.03 रेज टू पावर 2 दफा क्वार्टर आ रहा है, ठीक है। सीखा था ये काम, चल जी बोले। 480, ठीक है। अब ये 482.4 प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस, ठीक है जी। स्टार्टिंग पॉइंट है 482.4, ठीक है जी। अब इसको आपने क्या करना है जी? कंप्लीट, ओके। वो कंप्लीट इतना लेंथी कौन करे कंप्लीट? सॉल्यूशन देखते हैं जी, यहां से देख ही लेते हैं यार, चलो कर लेते हैं, ठीक है जी। बोलो भाई, 482.4 में 3% लगाओ, 14.5, एक डेसिमल तक चलो, ये 0 आ गया। अब ये क्या होगा जी? 482.4 प्लस 14.5, इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। कितना आता है? 499। अब इस पे लगाओ 3%। अब यहां पर 496.9 प्लस 14 प्लस 14.9 आ गया, 511.8। उसके बाद 15.4, अब प्रिंसिपल भी आ गया, 5 to 7 60 minus 15.4, 44 this minus this, 467 एंड सो ऑन, चलता जाएगा आगे, ठीक है। अब एंट्रीज कैसे होंगी सुन लें, अभी दिखा भी देता हूँ, कर भी लेते हैं। ये वाली एंट्री करवा दूंगा पहले, यहाँ तक ऐसे मैंने ये एंट्री करवानी है, ठीक है ना जी। सबसे पहले राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट 482.4, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट 14.5 30/9 पे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट 31/15 पे 14.9, ठीक है। उसके बाद जब 31 मार्च पे पेमेंट होनी है, तो पहले आपने इस इंटरेस्ट पेबल को जो रिकॉर्ड किया इसको रिवर्स करना है और बैलेंसिंग फिगर लीज लायबिलिटी निकालनी है, यही सिखाया था। चलो आज जरा सोल्यूशन पे देख लें इसको। पेज नंबर कहां पे सोल्यूशन जी? 137। अच्छा है ना, पास पेपर के नजदीक भी पहुंच जाएंगे। क्या आपसे नहीं हो पाएगा भाई? हम तो कर लेंगे इंशाल्लाह। ये है ना जी पहला साल, बल्कि यकम जुलाई 15 से 30 जून 16 तक पहला साल है ये। चलो ये एक साल है जी, और इसकी एंट्रीज आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। उससे अगला साल ये चल रहा है, ये फिर आप देख लीजिएगा सोल्यूशन के अंदर होंगी 30 जून 2017 तक। 3 साल की लीज थी ना, ठीक है। और उसके बाद और केड़ा रंग ग्रीन कर लीजिए, ये आखिरी साल, ठीक है।
भाई जल्दी तो है कोई नहीं, ना सी लॉ की क्लास है किसी की आज, ना ऑडिट की किसी की बाद में होने है, तो R1 वाले ही हैं वो, मैं खुद ही R1 वाले भी इधर ही हैं। डेटॉल वाला सवाल वैसे भी किया हुआ है, ज़रा डिस्कस एक बार बस बोर्ड पे करना ही है भाई, वो कल अभी नहीं 2 मिनट तक बोर्ड मिटवा दें जी। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ जो एंट्रीज डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ 16 पूरे की भी नहीं कर रहा, वो आप देख लीजिएगा सोल्यूशन में से, ठीक है। सबसे पहली एंट्री यकम जुलाई 15 की, यकम जुलाई 15 की पहली एंट्री है, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट 482.4, ठीक है जी। उसके बाद जी ये 30/9/15 की एंट्री क्या हो रही है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल, तो 30/9/15 पर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट जी 14.5। उसके बाद अगली एंट्री जनाब 31 दिसंबर 2015 की होगी, और वो एंट्री क्या हो रही है जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस अगेन डेबिट, ये 14.9 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 14 असल में तो ये एंट्री मुश्किल होती है, यही डिफरेंट थी एंट्री जो आप करने लगा हूँ, सिर्फ यही एंट्री करवा देता मैं। तो कल भी मैं ऐसे ही करूँगा, अगले सवाल में आपको ये बना के दूंगा, सारी डिस्कशन करके प्रेजेंट वैल्यू निकलवा दूंगा, उसके बाद एंट्रीज वही मुश्किल वाली एंट्री कर लेंगे, जहां मसला हो सारी भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो उससे अगली एंट्री जनाब होनी है 31 मार्च 16 पे, 31 मार्च 16 पर पहली किस्त पे होने जा रही है, ठीक है। 31 मार्च 16 कैश क्रेडिट हो गया कितने से, 60 से, और उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ये डेबिट कितने से होगा, 15.4 से। अब सबसे पहले क्या करो, इंटरेस्ट पेएबल को आप रिवर्स कर दो, कितना रिकॉर्ड किया था 14.5 14.9, तो ये टोटल 14.5 प्लस 14.9 कितना जी 29.4, और लीज लायबिलिटी को मैंने कहा था क्या किया करेंगे, बैलेंसिंग निकाला करेंगे, ठीक है 15.2। तो ये एंट्री थी असल में। उसके बाद वाली एंट्री तो बिल्कुल सिंपल, आगे भी ऐसे ही चलती, आगे आगे सारी एंट्रीज नॉर्मल होगी। तो ये एंट्री मैंने आपको कर दी, ठीक है। ऐसे अगले का भी सोल्यूशन मौजूद है भाई, ऐसे अगले का सोल्यूशन मौजूद है, ये 35 का, ठीक है। इंशाल्लाह उसमें मसला नहीं होगा, ट्राई करना दोबारा एक बार, ठीक है। बाकी कल कर लेंगे इंशाल्लाह जी। चलें अब आगे, आ जाए अपने डेटॉल वाले सवाल पे, आ जाए। कितने बच्चों ने ट्राई किया था, भरी क्लास में 2 बच्चों ने, क्लास ही भरी हुई नहीं है ना, बाकी तो जो घर पे आज नहीं ना आया वो उन्होंने कर लिया होना है, मुझे पता है, आई नो। चले जी शाबाश जिन्होंने किया ये काम। पास से पर 12 था, ये रहा, इना गंद पे होया इससे को दोबारा से साफ करते हैं, नए जोश जज्बे के साथ इसको जीश कश करते हैं। हाँ की होती तो ना, मसला था वैसे कोई टेस्ट में, वो यही क्लास में करेंगे क्योंकि अब रोजे हो गए हैं ओवर, तो इंशाल्लाह 2 बजे के बाद कभी कोई आया करेगा, कभी कोई, बुध जुमेरात सोमवार मंगल जुमेरात जुम्मा हफ्ता, ये 3 दिन में से एक दिन आपके लिए मखसूस कर दिया जाएगा, प्रोबेबली सैटरडे करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और सीएमए और FAR 1 वालों के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके लिए वो जुमेरात या जुम्मा होगा, तो हम इसके अंदर ही ये काम किया करेंगे, टेस्ट डिस्कशन MCQs वो इसी में ही चलेंगे, ठीक है। तो इस वीक में हाँ अपलोड हुआ करेगा, इस वीक से ही वो शुरू कर देते हैं, हर वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास आपकी सैटरडे वाले दिन कर लिया करेंगे, ठीक है। और वो कर लिया करेंगे 2 बजे से ऑनवर्ड्स, टेस्ट और MCQs उसमें डिस्कस किया करेंगे, वीकली टेस्ट हो जाया करेगा और कोई MCQs वगैरह, वैसे MCQs हम साथ साथ भी करते हैं, ऐसा जो मसला है, लेकिन टेस्ट के लिए मेनली या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना हुआ करेगा जो रूटीन से हटके होगा, तो वो उस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है ना, सही है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि ये पिछले टेस्ट जो पेंडिंग है ये उससे पहले किसी एक दिन में आपके साथ डिस्कस कर दूँ, फिजिकल क्लास नहीं करेंगे, घर से मैंने सोचा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दूँ, फिर मैंने कहा यार रहने देते हैं,
वो जो लेक्चर अपलोड किया वो किसी ने नहीं लिया होना घर पे, तो टेस्ट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कौन सुनता है? किसके? किसका? ओके, अच्छा, इस पे बात कर लेते हैं, अभी सवाल कर लें, इस पे इंशाल्लाह कर लेते हैं, इसकी कोई सेटिंग बना लेते हैं। अच्छा जी, हमने सवाल करना था लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, तो लेसी डीएल कौन है? डेटॉल लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन, डीएल एक्वायर्ड अ मशीन, तो ये कौन है? लेसी। अच्छा, अब जो मैंने आज नई बात पढ़ाई है ना, अभी तक जो नई बात पढ़ाई है वो क्या है? लाइफ बॉय लीजिंग लेसर है, हैज इनकॉर्पोरेटेड एन इम्प्लिसिट रेट ऑफ 11% विच इज नॉट नोन टू डीएल, और डिस्काउंट रेट ऑफ 12 मे बी अज्यूम्ड वेयर एवर। ये दो लाइनें आज आप इनकी इफादी ज़्यादा अच्छी समझ सकते हैं। उस दिन जाते हुए मैंने बस कह दिया था कि ये काम कर लें। लेसी का सवाल, लेसर का सवाल करेंगे इंशाल्लाह एक दो दिन में, यही सवाल लेसर से भी करेंगे आके, लेकिन छोड़ें फिलहाल सिर्फ ए को देखें। लेसर इम्प्लिसिट रेट यूज करता है, लेसी भी इम्प्लिसिट रेट लेसर वाला यूज करता है। लेसर का ही इम्प्लिसिट रेट लेसर का ही होता है, लेसी का अपना कोई नहीं होता, लेसर वाला यूज करता है। अगर उसको पता ना हो तो फिर अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करता है। लेसी लेसर का इम्प्लिसिट रेट यूज करता है, और अगर उसको वो ना पता हो तो अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करता है। हमारे इस सवाल ने कहा लेसर हैज इनकॉर्पोरेटेड एन इम्प्लिसिट रेट ऑफ 11% विच इज नॉट नोन टू लेसी, विच इज नॉट नोन टू। अब ये नहीं कहना, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि लिखा हुआ तो है सर, उसे कैसे नहीं पता? भाई आपको सवाल कह रहा है कि उसको नहीं पता, मतलब उसको नहीं पता, आपको बता दिया, ठीक है? तो ये लेसी को नहीं पता। अब अगर लेसी को नहीं पता तो फिर लेसी क्या करेगा? अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करेगा। सवाल के अंदर वो दे देता तो अच्छी बात थी, लेकिन सवाल के अंदर उसने एक जनरल सी लाइन दे दी कि 12% मे बी अज्यूम्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड बट नॉट गिवन। अब हम यही कहेंगे कि ये 12% फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट होगा, या नहीं भी है तो उसकी जगह अब इस्तेमाल होगा, ठीक है ना? क्योंकि वो यूज तो कर नहीं सकता, उसके अलावा उसने कहा जो भी रेट उसके अलावा यूज कहीं भी करना पड़े 12% यूज कर लेना। ये बात समझ आई थी? चल, अच्छा, अब नहीं, देखें, आप कहीं से भी एसेट बोरो कर रहे हैं लीज पर, आपकी एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स तो बैंक के साथ ही चल रही होंगी ना, लोन वगैरह की। हाँ, तो वो जरूरी तो मैंने आपको ये कहा है, कॉन्सेप्ट समझाया है, सवाल के अंदर ये आपको खुद करना भी नहीं पड़ता, ये ऐसे ही गिवन होगा, ठीक है ना? तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट गिवन होगा, या इस तरह से वो रेट बता देगा अगर वो नॉट नोन करवाएगा तो। बहरहाल आप वो मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया है कि आपके कोई करंट लोन्स चल रहे होंगे, ठीक है? अगर नहीं है, कोई एक भी लोन नहीं है, तो जो पहला लोन लेने जाओगे वही आपका इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है, ठीक है ना? कोई भी लोन नहीं है आपको किसी बैंक से, लेकिन कभी लेने जाओ तो कितने का? 10% पे मिलेगा, वही आपका इंक्रीमेंटल है। अच्छा, ऑन यकम जनवरी 20 डेटॉल एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम लाइफबॉय लीजिंग फॉर 3 years। द फर्स्ट, भाई ये मिटवा देना जरा, बल्कि आप ही आ जाए, किसी को लेने जाएंगे, जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंटिंग टू 35 million वॉज पेड ऑन यकम जनवरी 2020, ठीक है? एंड ऑल सब्सिक्वेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आर पेबल ऑन यकम जनवरी सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑफ 10% ईच ईयर। तो ये आपको बताया था कि आपने क्या करना है, यहाँ पे निकाली भी थी शायद, ये निकाली थी, ऐसे ही है। अच्छा, अगली बात क्या थी? डीएल कौन है? लेसी इनकर्ड अ आईडीसी ऑफ 5 million, बारो बार पीर बधाई, हाँ जी, बारो बार जनरल एंट्रीज में जाएगा। एज एन इंसेंटिव डीएल टू डीएल फॉर एंटरिंग इनटू लीज, एलएल हैज रीइंबर्स्ड 2 million। तो ये क्या लीज इंसेंटिव है, इसको क्या करना है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से लेस। तो ये काम तो हमने कर ही लिया था, चलो फिर देख लेते हैं। ये सिर्फ मुझे कैलकुलेशन आप दे देना बस, यानी कि आप पहला किराया किस दिन आ रहा है जी? पहला किराया जी यकम जनवरी 2020 पे कितना? अच्छा, उसमें से बाद में देखते हैं। उसके बाद एरियर में, एडवांस में,
सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट पेबल यकम जनवरी सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑफ 10%। तो यकम जनवरी एनुअल यकम जनवरी 2021 पर 10% इंक्रीमेंट के साथ कितना बन गया था 38 पॉइंट, और फिर यकम जनवरी 22 पर जी 38.5 का 10% इंक्रीज करो, बोलो 42.3। कोई 3 कह रहा है, कोई 4 5 कह रहा है, क्या करूं? 3 5 है तो 4 कर लो, बस एक डेसिमल 40 to 4 कर लो ना, मैं यही कह रहा हूं। चलो अब यहां तक बात हो गई जी। उसके बाद वो कहता है ये बात हो गई, ये डन। 35 वाले किराए की बात, 3 किराए। आईडीसी बारों बार जनरल एंट्रीज में जाना है, इसको वर्किंग मन में नहीं लेके आना। और ये 2 मिलियन लीज इंसेंटिव है जिसको आपने क्या करना है, पहली वाली इंस्टॉलमेंट में से नेट कर देंगे। ठीक है जी, 2 है। ठीक है, ओके। अच्छा नेक्स्ट, आगे वो कहता है रेट इसको पता नहीं, हमने कहा ठीक है उसका हल निकाल लिया। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 3 ईयर एस्टिमेटेड एट 30 मिलियन, आउट ऑफ विच डीएल हैज गारंटीड। अब याद है आपको रेजिडुअल वैल्यू 20 है, जीआरवी कितना है 30 है। अच्छा 30 है। अच्छा पहले ये कल करेंगे जब करेंगे लेसी के लिए सवाल। फिलहाल क्या है रेजिडुअल वैल्यू, ये लेकर हम कहते थे लेसी क्या करो, लेसी सोचो। ठीक है, लेसी सोच के बताओ तुम इस एसेट को कैसे इस्तेमाल करोगे। उन्होंने कहा जी मैं इतना अच्छा इस्तेमाल करूंगा, 20 मिलियन गारंटी करके आया, कह रहा है कि जी मैं इंशाल्लाह 20 मिलियन गारंटी करके आऊँ और इतना अच्छा इस्तेमाल करूंगा, या उसने बता दिया 30 मिलियन है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये गारंटी 20 करके आ रहा है, लेसी एक्सपेक्टेड टू बी पेड लेते हैं, लेसर होगा तो चुप करके सारा 20 उठा लेंगे और बाकी 10 भी ऐड करेंगे। लेकिन लेसी के केस में ऐसा नहीं होता था, आप भूल रहे हैं मुझे लगता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, बस यही याद है तुम्हें। यहां कहीं पे सवाल थे, ये सोच लेसी, ये तो जीआरवी फ्रॉम पॉइंट ऑफ लेसी है ना। हाँ जीआरवी, एग्रीमेंट में वादा किया जीआरवी 5 मिलियन। सोचो अगर ये सोचा है कि ध्यान से इस्तेमाल करूंगा और रेजुअल वैल्यू सोच के मुताबिक, या सवाल में गिवन वाली ही सोच हो गई ना, 7 मिलियन है, तो फिर लीज पेमेंट में कुछ भी ना लो, एक्सपेक्टेड टू बी पेड कुछ नहीं है। और अगर आपने गारंटी किया 2 मिलियन और आपको नहीं, गारंटी किया है 5 मिलियन और आपको लगता है कि वो एसेट सिर्फ 2 मिलियन का बिकेगा, तो फिर 3 आप एक्सपेक्ट करो पे करना, यही सिखाया था। ठीक है, ये लेसर की बात नहीं हो रही, ठीक है, ये लेसी की बात हो रही। इसका मतलब चूंकि जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड 0 है, तो उसको लीज पेमेंट में ऐड नहीं करना। ठीक है, क्यों 0 है, क्योंकि रेजुअल वैल्यू 30 एक्सपेक्टेड है, लेसी ने कहा कि जी 30 मिलेगा, हमने कहा जी तुम कितना गारंटी करके आए हो, कहता है जी 20, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड टू बी पेड क्या है 0, ये सिखाया था आपको। ठीक है, तो ये भी होगा 0। डीएल इज ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू इनकर डीकमीशनिंग कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन एट द एंड ऑफ लीज टर्म। इसको भी कहां लेके जाना है, इसको भी बारों बार जनरल एंट्री में। 2 चीजें बारों बार जनरल एंट्री में जानी है, एक आईडीसी और दूसरा ये 4 मिलियन की डीकमीशनिंग। लेकिन डीकमीशनिंग की आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। अब प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंट रेट चाहिए, और डिस्काउंट रेट सवाल के अंदर उसने कहा है जहां कहीं ना मिले ये वाला यूज कर लें, तो ये रेट यहां भी यूज कर लेंगे। ठीक है, सही है। चलो अब काम करते हैं फटाफट अपना मुकम्मल। सबसे पहले लीज पेमेंट, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। वर्किंग वन, लेसी का सवाल है, लीज पेमेंट्स हैं 35 माइनस 2 प्लस कितना निकाला था 38 पॉइंट प्लस, अलग अलग ही है ना, इसलिए अलग अलग रख के चल सकते हैं। और ठीक है ना जी, कितना आता टोटल। अच्छा एक मिनट, ये लीज पेमेंट है, ठहर मैं लिखता हूं दोबारा। डाउन पेमेंट, जरा फॉर्मूला लिख लो, जरा रिवाइज हो जाए। डाउन पेमेंट आज खुला टाइम है, आज टेंशन ही कोई नहीं, प्लस रेंटल आज सिर्फ मैं हूं और आप हैं जी। FAR1 वाले बाहर अंदर बुला लो उनको यार, उनको अंदर आके बैठ जाए, कोई मसला नहीं, बुला लो उनको, अगर बाहर खड़े दोनों तरफ जाके देख लो, मैं इधर ही हूँ फिलहाल। डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस
जीआरवी, जीआरवी जो लेनी है वो कौन सी लेनी है जी? एक्सपेक्टेड टू बी पेड, एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी। लेसी के सवालों के अंदर ये वाली बात होती थी जीआरवी के लिए, ठीक है? कोई नहीं है ना? है? सारे अंदर आ चुके हैं ऐसे, बड़े आए, बच्चे बाहर खड़े होंगे, इधर बच्चे ने खैर खा, सवाल करो चुप करके। ये किया हुआ सवाल दोबारा कर रहे हैं यार, कुछ नहीं होता। बस असल में मैंने होमवर्क दिया था, किसी ने करने की जहमत ही नहीं की, ठीक है जी? डाउन पेमेंट कोई नहीं है, रेंटल यही मैंने आपको निकाल कर दिए थे। पहला 35 था, माइनस इंसेंटिव कर दो, प्लस 38.5 प्लस 42.4 इज इक्वल टू 9। पंजाबी वाला 9 नहीं? अच्छा कोई नहीं, गल बनी याद की भी इतने। अच्छा जी, घर वालों ने क्या कहा है? ये करो पहले, तो तुम लोग फिर नहीं आओ, घर बैठे हुए हैं वो जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स निकालने के लिए पहले अपना काम कर लिया करें, ये आसानी हो जाती, वरना देखो ना आप ये 35 मिस कर सकते हो आप, ये एडवांस है, लेकिन थोड़ा ध्यान से ये बना लोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है ना? डेट, इंस्टॉलमेंट्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। यकम जनवरी दसो सर, खुद देख लेना, खुद देख लें, यकम जनवरी 20 है, खुद देख लें आप। यकम जनवरी 20 स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो अभी निकाला नहीं है, ठीक है? उसके बाद इसी दिन पहली इंस्टॉलमेंट है 30। अब ये 33 कैसे बना है? मिस्टर एग्जामिनर को बताएं, बताएं उसको, बताएं उसको, यहां पे लिख दीजिएगा 35 माइनस 2 के जी हमने लीज इंसेंटिव को पहली इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर दिया था, ठीक है? उसके बाद यकम जनवरी 2021 38.5, यकम जनवरी 2022 0.4। अब नजर आ रहा है कि ये 33 जो है इसको डिस्काउंट नहीं करना, प्लस 38.5 को अब सिंपल डिस्काउंट करना है 1.12। लेसी को नहीं पता इम्प्लिसिट रेट, तो वो यूज नहीं करना 11%। अब यही धोखे आईकैप देता है, और क्या कर सकता है? अब देखो ना, और क्या कर सकता है? पढ़ लिया आपने सारा कुछ, अब सवाल ही पास से पर क्या आप कर रहे हैं? 21 में आया था, तो 11% उठाने वालों को नहीं पता था, ध्यान से नहीं पढ़ा था उन्होंने, नॉट नोन है, वो यूज कर रहे हैं, नहीं कर सकते, ठीक है ना जी? यही गलती होती है, ये नहीं होती है। तो 12%, ये कितने, ये देखो, ये देखो, ये मौजूद है यकम जनवरी 20 पर ही, इसको 1 साल पीछे लाना है, इसको 2 साल पीछे लाना है, -1 प्लस 42.4 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर माइनस। जी भाई क्या कह रहे थे आप? तो कोई बात नहीं, उसी के नंबर कटेंगे, आगे बातों के नंबर नहीं कटते होते। लेकिन अब जी, लेकिन अब आप ये तो ना करें कि आप जानबूझ के कहें 1-2 मार्क्स ही कटने, चलो कर लेते हैं ये गलती, जब पता लग गया तो फिर सही करो जी। 1.2 101.2। अच्छा क्या मांगा, क्या हुआ उसने? प्रिपेयर, अच्छा रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स मांगे हुए हैं, तो हम तो एंट्रीज वैसे फरमाइशी प्रोग्राम पता ही आपको करेंगे, हैं जी, जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि असल में ना 2 एंट्रीज इंपॉर्टेंट आ गई हैं। एक आईडीसी, चलो 1-2 बार देख लिया था, दूसरा प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज इसलिए कि ये कभी कभार आती हैं सवाल में, बाकी लीज की एंट्री तो हर दफा होती है, तो इस सवाल में आई है तो कैसे माफ कर दें, एंट्रीज कर लेंगे, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं जी। फटाफट करवाओ जी। इंटरेस्ट रेट 12% है, क्यों 0? ओके, तो सारे का सारा प्रिंसिपल 60। आप बताओ, हाँ 81, अच्छा 8.2, एक डेसिमल तक सेट कर लेना अपने कैलकुलेटर्स को, डेसिमल के बाद एक डिजिट पे जी। जल्दी जल्दी जल्दी, ये जो FR1 वाले आए बैठे हैं, चलो कोई नहीं, वार्म अप हो जाए, कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेशन शुरू करें जी। 68.2 माइनस 30.3, ये इसका आंसर 37.9, ये बताएं बस, 37.9 पे लगाएं, ऐसे लिख लें 4. ओके नाउ
एक्सट्रैक्ट्स एक ही साल के हैं ना, 31 दिसंबर 20 के। तो जनरल एंट्रीज करते हैं। सबसे पहली एंट्री है यकम जनवरी 2020 पे। फरमाएं जी क्या एंट्री है, बोलो। और सुतियां रुआ बोलो। ईद बड़ी बड़ी तो नहीं थी, गोश्त खा के खुमारी आई है, छोटी ईद थी बस, गुजर गई जी। राइट ऑफ यूज डेबिट लीज, अभी वो भी इस सेशन में आनी है, हद हो गया। ये किस पे लेते हैं जी हमेशा हम, पीवी ऑफ एलपी। लेकिन राइट ऑफ यूज के साथ मैं नहीं लिखूंगा पीवी ऑफ एलपी। राइट ऑफ यूज तो मजमुआ है, उसके अंदर ये भी है, उसके अंदर आईडीसी भी है, उसके अंदर डिकमीशनिंग भी है, इंस्टॉलेशन भी है। वो तो एक मजमुआ है, मजमुआ। ठीक है जी, गुलदस्ता है, गुलदस्ता। बोलो 101.2। अब जो चीज क्लिक, जो दिमाग में लग रही थी बार 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 बार, क्या चीज, आईडीसी, प्रिविजन फॉर डीकमीशनिंग, कहां गई, वर्किंग 1-2 में आती नहीं है, वो तो बारों बार जनरल एंट्रीज में। तो यकम जनवरी 2020 पर राइट ऑफ यूज डेबिट और कैश क्रेडिट आईडीसी वाला 5 से। उसके बाद इसी दिन, हाँ जी, आज ही इंस्टॉल करने की वजह से ये लायबिलिटी लेसर पे पड़ी है कि उसको 3 साल बाद डिसमेंटल भी करना पड़ेगा। अब 3 साल बाद मजदूरों को कितने पे करने हैं, 4 मिलियन पे करना है। क्या वो आज भी 4 मिलियन ही है? नहीं, प्रेजेंट वैल्यू पर इसको बुक करना है। तो राइट ऑफ यूज डेबिट करेंगे और कैश क्रेडिट नहीं होना, क्योंकि कैश आज तो पे नहीं कर रहे। लायबिलिटी लिख रहा हूं, इसका असल नाम इंशाल्लाह IS 37 में जाकर फिर रख देंगे। असल नाम इसका क्या, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग ही है, लेकिन फिलहाल लायबिलिटी लिख रहा हूं। ठीक है जी। ये किसकी है जी, डीकमीशनिंग की, डिसमेंटलिंग की। तो ये जनाब चलो ठीक है, लिख लो डिसमेंटलिंग जी बच्चों। ये देखो 4 मिलियन है इंटू 1.12 रेज टू पावर, कितने साल बाद, 3 साल बाद पे करना है जी। 2.9 ना कर लें फिर, नहीं डेसिमल एक एक चल रहा है तो नहीं सर, ना हजार रो सारों कह दूं ऐसे भाई नाराज ना हो जाए जी। डन, कहानी खत्म। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ वापस। यकम जनवरी 20 को पहली किश्त पे हो गई, सारी एंट्री यकम जनवरी 20 हो गई है ना भाई जी। लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट 33 से। हाँ जी, यकम जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20 का इंटरेस्ट 20 के सामने नहीं आ रहा, एडवांस का सवाल है, तो 1 साल का इंटरेस्ट ये अगले साल के पहले दिन पे हो रहा है, तो इस साल रिकॉर्ड तो होगा। तो 31 दिसंबर 20 पर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कितने से, 8.2 से। और 31 दिसंबर 20 पर, हाँ, अब डेप्रीसिएशन के लिए आपको राइट ऑफ यूज जरा थोड़ा मेहनत कोशिश करके आज निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, राइट ऑफ यूज आपने निकालना है जी। तो सबसे पहले 101.2 ये राइट ऑफ यूज निकल रहा है। राइट ऑफ यूज कैसे निकल रहा है जी आज, पीवी ऑफ एलपी 101.2, उसके बाद ऐड करेंगे इसमें ऐसे लंबा काम ही हो रहा है वैसे तो, लेकिन चले देखा सो ही ना जाए, जरूरत पड़ती है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, आईडीसी 5 और पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग या डीकमीशनिंग 2.9 क्या तो दिया है एक बार, 5 जी। आइए तशरीफ लाइए, आप FR2 पढ़ाते हैं आपको, फिर FR1 पढ़िएगा। बैठ जाए जी, आते जाए जी। 109 पॉइंट ये आ गया जनाब हमारे पास राइट ऑफ यूज। अब इसको डेप्रिशिएट करना है, तो 109.1 को डिवाइड कर दें पूरा साल, जीरो है ना फिलहाल लेसी के सवाल में। लेसी ने क्या अज्यूम किया, रेजनल वैल्यू जीरो ही है ना, तो इसलिए जाने दो, जब आ जाएगी तो फिर सवाल में देख भी लेंगे। फिलहाल नहीं, एक सवाल में है, पास पेपर में आएगी तो देख लेंगे। ओके सही है बेटा, वो मैं कर नहीं रहा, मैं सोल्यूशन में आपको ना वो 2 चीजें हाईलाइट कर दूंगा।
दो चीजें सोल्यूशन में, मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाने लगा हूं, बल्कि छुट्टी करते हैं, बल्कि बना लेते हैं, 2 मिनट लगने। एक्सट्रैक्ट्स बना, सुनो सुनो सुनो, जो एक्सट्रैक्ट्स, सुन लो, जो एक्सट्रैक्ट्स है ना उसके अंदर से दो चीजें ऐसी होंगी जो आपने अभी नहीं पढ़ी हुई, उसको आपने पेंडिंग रखना है इस सोल्यूशन के अंदर, इस सवाल के। एक होगा इंटरेस्ट, असल में ये जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है ना लायबिलिटी की, इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अनवाइंड करना होता है, ताकि तीसरे साल के एंड तक ये 4 मिलियन पूरा हो जाए। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की बुकिंग होती है, वो एंट्री अभी हमने सीखी नहीं हुई, कंसोलिडेशन में जाकर सीखना शुरू कर देंगे, और IAS 37 के अंदर तो ये काम करना ही है, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल वो एंट्रीज में दोनों नहीं कर रहा, उसमें ऐसे आपको नहीं उलझाना, फिलहाल लीज को जरा काबू कर लें, ये एक जो जिन है ना इसको तो काबू कर लें पहले जी। तो P&L की अगर बात करें तो उसने एक्सट्रैक्ट्स मांगे थे, तो सबसे पहले क्या, इधर नहीं देखना, इधर देख के बताएं, इंटरेस्ट आएगा 31 दिसंबर 2021 है ना, ईयर एंड 20 है, 31 दिसंबर 20। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, इधर देखा, ये तो एक ही दिन है, इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये पूरा साल है, 1 जनवरी 20 से 1 जनवरी 21 तक। असल में ये 21 के साल का इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता, एडवांस का सवाल है ना, तो ये 20 का इंटरेस्ट 21 के आगे नजर आ रहा है, तो कितना जी 8.2। उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, चलो अब इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन करे, यहां से चाती मार लो, 36.3 पता है आपको ये। और कुछ लेसी के सवालों में और कुछ नहीं। फिर बैलेंस शीट की अगर बात करें तो नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज आएगा, राइट ऑफ यूज है जनाब 109.1 माइनस 109.1 माइनस 36.3 जी 72.6। उसके बाद लीज, इसको अलग अलग करना ही पड़ेगा, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज, लीज लायबिलिटी आ जाएगी, फिर करंट लायबिलिटीज में करंट पोर्शन आ जाएगा, और उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल भी आना, एडवांस का सवाल है, ऐसा ही है। इंटरेस्ट पेएबल तो यही है 36.3। क्विकली करवाया क्योंकि ये ईद से पहले का होमवर्क था। ओके, आई एम सॉरी। उसके बाद अपने साल की आखिरी पेमेंट के लिए लाइन लगाएं, ये हमारे साल की आखिरी पेमेंट, ये हमारे साल की आखिरी, एक ही पेमेंट है बिल्कुल, पहले दिन हो गई है बट ठीक है। उसके बाद ये करंट और ये नॉन, वैसे इधर से भी नजर आ रहा था, ठीक है। तो 30.3 और 37.9। तो नई चीज इसमें सिर्फ इतनी सी थी, और कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, बाकी सब पढ़ाया हुआ था, सिर्फ उसकी एप्लीकेशन थी, ठीक है। आई थिंक गावा वाले सवाल के अंदर आई थिंक मिसिंग है रेंटल, नहीं भी है तो बस ठीक है। आपने बहरहाल, आप जब भी कोई सवाल आपके सामने आना है ना, आपने सबसे पहले उससे पूछना है भाई तुम लेसर के सवाल हो या लेसी के। लेसी का है तो फिर अगली बात पूछनी है लो वैल्यू या शॉर्ट टर्म, तो नहीं है तो फिर नॉर्मल। लेसर का है तो फिर 5 सवाल पूछने हैं। फिर लेसर में ये भी देख लेना मैन्युफैक्चरर डीलर है, सिंपल है, ठीक है। ये सारी बातें इंशाल्लाह अब कल से ऑनवर्ड यही चलेंगी, हम डिफरेंट सवाल किया करेंगे, मुख्तलिफुल नस्ल सवाल करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। होमवर्क के अंदर 5 से 6 है गावा। अल्लाह हाफिज।